देखिए बच्चों, मैं आपके सामने जो अपना YouTube चैनल है ACC कोचिंग क्लासेस आपदा, उसमें देखिए मैं आपको जो अपना ये क्वेश्चन कक्षा 10 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। उसको ढंग से देख लेना एक बार करने का मतलब, और अपना पता लगाना कि हमारी खुद की कितनी स्थिति बन रही है, मैं कैसी स्थिति में हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। हमारा पहला क्वेश्चन था 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था अपना 400, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 2 से 2 से 100, 200 हो गया, 2 को भाग देंगे तो फिर 100 हो गया। ठीक है, फिर 2 को भाग देंगे 50, फिर 2 को भाग देंगे 25, और 25 में 5 को भाग देंगे 50 25, और 5 एकम 5। कहने का मतलब इसमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 है। ठीक है, तो 2 तो कितनी बार आया 4, तो 2 की घात हुई 4 गुना 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की घात हो गई 2। अब वो हमसे घातों की योगफल कह रहा है, तो घात का मतलब जैसे इसकी घात 4 है, इसकी घात 2 है, तो घातों को जोड़ना है, तो 4 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो मतलब हमारा जो विकल्प है इसमें, हमारा विकल्प 6 हो जाएगा इसमें पहले में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यंक 3 है तो k का मान होगा। देखिए उसका एक शून्यंक अगर दिया गया है हमको, तो हमको हमारे x की जगह उसको रखना है मान को, और अपना k का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे उसने शून्यंक दिया है 3, तो 2x की जगह 3 रख देंगे स्क्वायर, x की जगह 3 प्लस k, तो 2 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 प्लस 3 प्लस k। ठीक है, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 प्लस 3 प्लस k, कहने का मतलब 18 में 3 जोड़ देंगे तो 21 प्लस k, तो k बराबर हल करेंगे तो प्लस का 21 इधर जाएगा पक्षांतरण से, तो क्या हो जाएगा उसका -21। तो इसका मतलब -21 अपना ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन आएगा इसमें 6 दूसरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहा है इसमें, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है तो वह संख्या होगी। इसके लिए देखो मैंने आपको सिंपली एक तरीका सिखाया था कि इकाई का अंक जो भी होता है, जैसे हम जो भी मानते हैं, जैसे इकाई का अंक x कहा है, तो इकाई का अंक पहले नंबर पे होता है तो उसको तो 1 से गुणा का दिमाग में लगा दे तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। दहाई का अंक जो होता है, जिसको दहाई का अंक माना जाता है, उसको हम 10 से गुणा करते हैं। तो कहने का मतलब इकाई का अंक अगर x है तो x प्लस दहाई का अंक y है तो इसका मतलब 10y। तो अपना ऑप्शन ये देखिए आप, 10y प्लस x, तो 10y प्लस x अपना ब ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब तीसरी में आएगा अपना ब। आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं हमको। एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी और समरूप दे रखा है उसके डीईएफ। तो उसने कहा अगर AB बराबर 10 और DE बराबर 8 से ये दिए हैं, तो वो ऐसे कह रहा है कि BC अनुपात EF होगा। देखिए जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसने AB को तो DE के अनुपात में ये ले लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि BC के अनुपात में EF होगा। तो देखो भुजाओं को अनुपात में लेने के लिए पहले तो इनको सॉल्व करो। इनका अनुपात क्या दिया है 10 अनुपात 8 दिया है। ठीक है, अब 10 अनुपात 8 दिया है तो इसका सॉल्यूशन लास्ट क्या कर सकते हैं हम, अनुपात में बनाने के 2 से कर सकता है ये, 2 5 10 2 4 8, मतलब 5 अनुपात 4 का उसके अंदर समानुपात में हो सकता है। कहने का समानुपाती हो सकता है ना वो, तो उसके अनुपात में होना चाहिए, तो 5 अनुपात 4 होना चाहिए। तो अपना विकल्प इसमें ऑप्शन नंबर डी मतलब द आएगा। कहने का मतलब इसमें आएगा चौथे में द। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं पांचवें पे। पांचवा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु है 0 0 0 और दूसरा बिंदु P है, उसका निर्देशांक दिया है -3 4। वो ऐसे कह रहा है कि बीच की दूरी होगी, मतलब इनकी दूरी होगी। तो ध्यान दीजिए, जब एक मूल बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए इसमें पांचवे में हमको एक तो ऑप्शन में 0 0 दिया है और
और पी ऑप्शन में -3 4 दिए। ठीक है, बीच की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ तो 0 0 है, इससे कोई टेंशन नहीं, इसके फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे अगर 3 में से इसको भी बैठाए, 4 में से इसको भी बैठाए, डायरेक्ट करते हैं तो -3 ही बचने वाला है स्क्वायर, इसका -4 बचने वाला है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 भी जोड़ेंगे तो 25 और लास्ट में 25 का अंडर रूट निकालेंगे। तो कहने का मतलब 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपने मूल बिंदु की दूरी होगी, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा ए। चलिए आगे देखिए, आगे छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ये कह रहा है इसका मान होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले तो कोसेक 45 का मान लीजिए। तो कोसेक 45 का मतलब साइन को याद रखने को बोला था मैंने कि साइन के अगर जिस छात्र को याद है कॉन्टिन्यू थीटा के मान, तो वो कोसेक के लिए उसको उल्टा कर सकता है डायरेक्ट। तो जैसे अगर हम sin 45 का मान करें तो 1/√2 होता है, उसको उल्टा √2 होता है। ठीक है, √2 का स्क्वायर करो माइनस कोट 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और 1 का 1 होगा, 2 में से क्या है तो 1 बचेगा। तो कहने का मतलब इसमें हमारा विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, छठे के अंदर आएगा बी। सातवें पे आ जाइए। सातवां क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर हो। देखो ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता है, जैसे ये खंभे की ऊंचाई हो गई, ये खंभे की छाया हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है इधर वाले से, तो ये तो करना है। ठीक है, हम लंब के बटा आधार करेंगे तो ये बराबर जब ऑप्शन होता है तो इसका मतलब थीटा का निर्माण कितने डिग्री का होता है, वहां 45 डिग्री का। तो 45 इसमें ऑप्शन आएगा अपना, ऑप्शन नंबर आएगा द, सातवें में, मतलब 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए आठवें क्वेश्चन को देखिए। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन बोल रहा है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी 24 सेंटीमीटर और आगे P की केंद्र से दूरी, P की केंद्र से दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए ये वृत्त है, मान लीजिए हमने इस पे एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दी है। ठीक है, और ये बिंदु केंद्र हो गया, केंद्र से इसको मिला दिया। अब ये तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा की लंबाई उसने 24 दे दी और यहाँ O है केंद्र से और ये P की दूरी मान लो ये 25 दे दी। वो कह रहा है त्रिज्या होगी ये, त्रिज्या का मतलब ये लंब हो गया, तो लंब का मतलब कर्ण में से घटा देंगे हम डायरेक्ट। तो 25 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर को घटा दो, 25 का 625 हो जाएगा और 24 का 576 हो जाएगा। घटाएंगे तो 49 आएगा, 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो 7 आएगा कहने का। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 सेमी कहने का मतलब। ठीक है, आगे आ जाइए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या है 7 सेमी, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। देखिए हमको त्रिज्या दी गई है 7 सेमी, ठीक है, और वो कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इनटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 इनटू 7, 7 से 7 काट दो और 2 से काट दो, 2 2 4 और 11। तो 11 को 7 से गुणा कराओ 77, 77 के बटे 2 लगाओ, मतलब 77 का आधा कर दो 38, 38.5। तो इसका मतलब हमारा इसमें ऑप्शन आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आ जाएगा 90 में भी है, 90 में भी क्या आ जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, 10वें पर जाइए। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी है तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह इसने दे दिया हमको 14 सेमी, ठीक है, इनटू ऊंचाई दे दी 10 सेमी, तिर्यक ऊंचाई का मतलब 7 से काट दो, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 गुना 10 करेंगे तो 440। तो मतलब इसमें हमारा ऑप्शन 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, सह ऑप्शन आ जाएगा 10वें के अंदर। ठीक है, आगे आ जाइए 11वें में। 11वें में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। विकल्प को देख के समझना। जैसे अपना विकल्प ए दिया है उसने 2/3, ब दिया है 3/2, स दिया है 0.7 और दे दिया है 0.5। ध्यान देना एक बार, मैंने आपको ये सिखाया था
यहाँ आपको विकल्प दिए गए दो दो पॉइंट वाले, तो पॉइंटों में तो सही है, ये तो हो सकता है भाई ब्रैकेट, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से शुरुआत हो रही है, 0.0। इधर दोनों में फर्क समझिए, यहाँ ये चीज सही है क्योंकि अनुकूल परिणाम दो, कुल परिणाम तीन हो सकता है, क्योंकि अब कुल परिणाम तीन में से दो आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक हो रही है कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का फर्क देखिए, कुल परिणाम दो है, अनुकूल परिणाम तीन हो सकता है क्या, दो में से तीन की घटना घट सकती है क्या, ये नहीं हो सकता, कहने का मतलब। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर आएगा 11वें में वह। अब आ जाइए 12वें पे, यदि दो परिमेय संख्या ओ के लिए एचसीएफ के बराबर एलसीएम है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है, ठीक है, तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए, मतलब कौन सी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर आते हैं। तो देखो बेटा, ध्यान देना, हमेशा एलसीएम और एचसीएफ हमेशा बराबर संख्याओं का ही बराबर आ सकता है। बराबर का मतलब जैसे समान संख्या ले लो कोई भी, जैसे समान संख्या हमने दो ले ली, मान लीजिए कोई भी, ठीक है। अब भाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि भाज्य हम कोई सी भी ले सकते हैं, अभाज्य भी हम कोई सी भी ले सकते हैं, और सहभाज्य भी हम कोई सी भी अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। समान में क्या होता है कि समान ही लेना पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 20 और 20 है, मान लीजिए दोनों संख्याएं, आपसे कह दिया ले से ज्ञात करो, तो ले से भी 20 ही है, और मैं से ज्ञात करो, मैं से भी 20 ही है। तो कहने का मतलब दोनों बराबर इसलिए आए क्योंकि आप मैं से करोगे, अलग अलग करोगे, इस तरीके से 20 का 20 मान लो, थोड़ी देर के लिए समझ लो, तो दोनों में कौन मिला, केवल 20, तो हो गया ना। अब तुम ले से ज्ञात कर दे तो 20 20 को एक साथ लिख कर भी मान लो 20 का भाग 20 से कम 20, तो 20 भी 20 ही आ रहा है, कहने का मतलब। तो समान जब होती है संख्या, तो हमारा ले से और में से क्या आता है, हमेशा बराबर, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इसमें हमारा 12वें में ऑप्शन आ जाएगा वह, ठीक है। 13वें पे आ जाइए, 13वें में कह रहा है यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल दिया गया है, जैसे 13वें क्वेश्चन में उसने आपको योग तो दिया है, योग कितना दिया है 5, और गुणनफल कितना दिया है, गुणा दिया है 6। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था डायरेक्ट कि x स्क्वायर करो माइनस, यहां योग होता है, कहने का मतलब a प्लस b, और x प्लस यहां होता है ab, मतलब गुणा कर दो ये दोनों, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस योग की जगह 5 लिख दो, x प्लस गुणा की जगह 6 लिख दो, हल कर दो इसको, x स्क्वायर या माइनस 5 x प्लस 6, तो अपना ये रहेगा ऑप्शन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर द आएगा इसके अंदर, 13 के अंदर, ठीक है। आगे जाइए, 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म, देखिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 और दूसरा है बराबर 0, मतलब आगे देखो 2x प्लस के वाई और माइनस 3 बराबर 0। देखो जब वो ऐसे कह रहा है कि का कोई हल नहीं हो, तो ध्यान दीजिए कोई हल नहीं कब होता है, जब हमारे शुरू के दोनों जैसे इसकी तुलना करें a1 बटा a2 और b1 बटा b2, ठीक है, और c1 बटा c2 भी होता है, लेकिन समांतर जब होता है, मतलब शुरू के दोनों पद बराबर हो a1 a2 b1 बटा b2, ये तो अलग होना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको इन दोनों से मतलब है, तो इन दोनों को हल कर लो केवल, जैसे यहाँ x का मान 1 कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 बराबर, इधर कुछ नहीं है 1 और इधर कुछ नहीं k, ठीक है, तो बदल गुणा कराओ, k को 1 से गुणा करेंगे k, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, k का मान आ जाएगा कितने, मतलब 2, अपना इसमें ऑप्शन आ जाएगा ब। चलिए 15वें पे चलते हैं। 15वें पे ध्यान देना, क्वेश्चन दिया गया है, दो चित्र बनाए गए हैं, एक तो बनाया गया है एबीसी, एक बनाया गया है डीईएफ। इसमें AB बराबर 2 सेमी, कोण A बराबर दे रखा है, जैसे चित्र बनाता हूं मैं, देखो आपके सामने पर थोड़ा सा शॉर्टली देखना, वैसे इतना समय नहीं है ना अपने पास, फटाफट फटाफट बंदवास करके देखिए। देखिए जैसे एक चित्र दिया गया है 2 सेमी, इधर वाला इस तरीके से, यहाँ 50 डिग्री लिख दिया है, यहाँ 2 सेमी है, यहाँ 3 सेमी है, यहाँ 4 सेमी, ठीक है, और इसी के साइड में इसी तरीके से यहाँ वही 50 है, लेकिन यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ नहीं दिया, यहाँ लिख दिया 6, ठीक है। अब दिमाग लगाना आप कॉन्फिडेंस का,
कि यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 है, सही है। तो 50 के दोनों ओर ऐसे ही अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो अनुपात कैसे बन रहा है, 2:3, मतलब 2/3 बन रहा है इसका, इस वजह से तो 2/3 कट नहीं सकता। इधर देखो क्या बन रहा है, 4 और 6 बन रहा है, ठीक है। ये देखो काट के 2 2 4 2 3 6, तो ये बराबर आ रहा है 2/3 2/3, तो ये भी 2/3 के उसमें होना चाहिए ना। तो अब यहाँ 3 है, बताइए तो नीचे कितना होना चाहिए, जब 2/3 आ रही, 2 और 3 आ जाएंगे कहने का मतलब, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि गुरुजी हमको ऐसी संख्या लेनी चाहिए यहाँ पर जो हमारा इससे सही हल हो जाए। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं, जैसे 6 से भी है, इससे तो नहीं होगा, 3 है कम, 3 दूनी चाहिए तो नहीं बैठ रहा 6 से भी वाला, 8 से भी वाला नहीं बैठ रहा, कट नहीं सकता, 5 से भी वाला नहीं कर सकता, 4.5 वाले को देखिए 3/4.5 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 0, ठीक है। तो काट दीजिए, किसको 15 से कर दो, 15 दूने 30, 15 3 45, तो वही 2/3 का बना। तो इसका मतलब अपना विकल्प 4.5 आएगा इसके अंदर। अब वैसे तो आप डायरेक्ट भुजा लग के वज्रगुणा करके भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे इसको इसके अनुपात में ले लिया, देखो शॉर्टकट कैसे, कि जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इस भुजा को तो इसके अनुपात में लिया 2/3, ठीक है, और बराबर में इसको इसके ले लो, तो 3 ये नहीं दिया है तो इसको x मान लो, बच्चे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 2x, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 3 दिया 9, ठीक है ना। अब इस तरीके से तो अपना ऑप्शन क्योंकि बैठ नहीं रहा है इसके अनुपात में, 2:3 का 2:3 हो गया, और इधर ये 3:x हो गया। तो इसको 3:x को हमने इसको बराबर में जैसे बच्चे गुणा 3 किया 9, और ये 2x हो गया, x बराबर 9/2 आएगा। तो ये अपना ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है। 9/2 का मतलब क्या हो रहा है, देखिए 9/2 का मतलब बच्चा क्लास चुप हो गया कि मुझे ये तो 9/2 में भाग नहीं जा रहा, तो 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 नहीं हो जाएगा क्या था, 2 4 8 और 2 5 10, तो 4.5 वाला विकल्प अपना डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर अपना ऑप्शन आ जाएगा 15वें में ऑप्शन नंबर है। चलिए 16वें पे आ जाइए। 16वां sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होता है। तो देखो ये तो किताब का प्रश्न है, अपना पहला ही विकल्प ले लो 0 वाला, तो इसमें अपना 16वां प्रश्न हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा a, ठीक है। आगे आ जाइए, यदि cos a बराबर 12/13, आपको ऐसे कह देगी cos a बराबर 12/13 है, तो अब आपको हल करना है sin का मान। sin का सूत्र मैंने बताया था ना आपको, लंब बटेकरण होता है, तो लंब बटीकरण यूज लो, लेकिन कोस में क्या दिया जाता है, आधार बटीकरण दिया जाता है। तो कर्ण में से आधार उठाओ, 13 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, 13 13 169 और 12 12 144, 169 में से 144 कम करेंगे तो 25, 25 का रूट लगाएंगे तो 5, इसका मतलब हमारा लंब 5 हो गया है। अब इसने कहा है लंब बटा कर्ण, तो 5 बटे कर्ण मतलब 5/13 होना चाहिए ना, लंब की जगह 5 और कर्ण की जगह अपना 13, तो 5/13 वाला विकल्प देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा 6। 16वें में तो अपना ऑप्शन आ गया 0, सही है ना, आ गया। अब 17वें में कर रहे हैं हम ये, तो 17वें में अपना ऑप्शन आ गया 6। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 18वां। 18वां में देखिए प्रश्न क्या कहा गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट पर केंद्र पर अंतरित कोण होगा। तो देखो मिनट की सुई की जब भी बात होती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो आप 5 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 डिग्री का बन जाएगा। तो इसमें अपना ऑप्शन आ जाएगा वापस, इसमें अपना ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके जो अपना पहला प्रश्न था ना सही विकल्प वाले, वो सारे विकल्प तुम्हारे सामने एक बार मैंने ये बनाए हुए हैं, ध्यान से देख लो एक बार। पहला विकल्प में पहला प्रश्न से, दूसरा से, तीसरा ब, चौथा द, पांचवा ए, छठा ब, सातवां द, फिर आठवां ए, नौवां ए, 10वां से, 11वां ब, 12वां ब, 13वां द, 14वां ब, 15वां ए, 16वां ए, 17वां से और 18वां ए। ये हमारे आंसर की रहेगी, ये रहेगी हमारे आंसर की सही विकल्प वालों की, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको आगे दूसरा जो विकल्प है अपना, जो दूसरा विकल्प है
स्थान वाला, देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान वाला, रिक्त स्थानों पूर्ति करो, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिया है यदि 18a 10 समांतर श्रेणी में है तो a का मान होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे 18 दे दिया मैंने, फिर a लिख दिया और फिर 10 लिख दिया, ये एक समांतर श्रेणी में है कंटिन्यू। अब आप दिमाग लगाना कि पहला पद 18 है और तीसरा पद 10 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर से कोण आना चाहिए कहने का मतलब। तो वैसे तो विकल्प इसमें ऑप्शन अपना 14 आ जाएगा कहने का मतलब। कैसे आता है मैं सिखाता हूं आपको, देखिए a बराबर 18 हो गया अपना पहला पद, ठीक है, और तीसरा पद हो गया अपना 10। तो आप तीसरा पद का सूत्र लगाओ, a + 2d बराबर 10, और a की जगह 18 लिख दिया, तो 18 + 2d बराबर 10, तो 2d बराबर 10 - 18 हो गए, तो -8/2 हो जाएगा d का मान, तो -4 आ जाएगा कहने का मतलब d का मान। अब ये कह रहा है कि यहां दूसरा पद नहीं है, तो दूसरा पद का मतलब a + 1d, तो a की जगह 18 और d की जगह -4, तो 18 में -4 उठाएंगे तो 14। तो मतलब अपना जो पहला खाली स्थान होगा उसमें हमारा आंसर रहेगा 14, ठीक है। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है, दूसरा ऐसे कह रहा है कि बिंदु P है, एक तो जिसमें है 7 - 3 और Q बिंदु में है 3 और 9, ठीक है। ये कह रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का मतलब जैसे पहले को जोड़ो और आधा करो, दूसरे वाले को जोड़ो और आधा करो। अब 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, ठीक है, और 3 और 9 जोड़ेंगे तो ये -3 है, तो जुड़ेगा नहीं उसमें से, 9 में से 3 कम हो जाएगा 6, 6 का आधा करेंगे तो 3। तो मतलब इसमें हमारे जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो निर्देशांक रहेंगे 5 और 3, ठीक है। आगे जाइए, तीसरे में कह रहा है कि sin 60 कोसेक 60 प्लस कोस 30 और सेक 30 का मान ज्ञात करो। देखो ये दोनों गुणा में है, ये दोनों इधर गुणा में है, फिर इसको जोड़ना है। तो पहले तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 इनटू कोसेक 60 का क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, 2/√3। 8 तो 1 कट गया, ये तो 1 ही बचा, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, cos 30 का मान क्या होता है 1/2, sec 30 का मान क्या होता है 2/1, ये भी कट गई कहने का मतलब। तो cos 30 का मान भी यही रहता है कहने का मतलब, 1/2 नहीं रहेगा, ये रहेगा, cos 30 का मान भी ये रहेगा √3/2, और इसका उल्टा कर दो 2/√3, तो वही कट के वही 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा हमारा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आंसर रहेगा इसके अंदर। तो हमारा विकल्प में नहीं, इसमें भरना है ऑप्शन हमको, तो इसमें अपना तीसरा हो जाएगा मान 2, ठीक है। चौथे पे आ जाइए, चौथा क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पूछ रहा है तो 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 काट दो, 22 7 154, 154 को 3 से गुणा कर दो, 3 4 12, 3 × 1 16, 3 × 3 462, तो 462 रहेगा इसका, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए, अगला है पांचवा, बंटन 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 का बहुलक होगा। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, इसमें मैंने ये सिखाया था बहुलक के लिए जो सबसे ज्यादा बार दिखे आपको, तो सबसे ज्यादा बार आपको संख्या कौन सी दिख रही है 4, तो इसमें अपना बहुलक 4 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट के छठे की ओर बात कर लेते हैं। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है। ये क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाना, ये जो वर्ग चिन्ह दिया है आपको, ये उसने 17 दिया है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है कि वर्ग अंतरालों को जोड़कर आधा करते हैं, वो होता है ये। अब इसने कहा है कि एक ऊपरी सीमा, जो बड़ी सीमा है वो 24 है, इधर वाली वो न्यूनतम संख्या को पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो आप ये दिमाग लगाइए, आप यहाँ कितना लिखे कि
इन दोनों को जोड़ो फिर आधा करो जो 17 है, तो 17 का डबल कर लो, 17 दूनी 34, तो मतलब 24 में कितना जोड़े यहाँ 10, 10 और 24 जोड़ेंगे तभी तो 34 का आधा तुम 17 करोगे, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन इसमें आ जाएगा 10। ये हमारे रिक्त स्थानों की बढ़ गई, कहने का मतलब अपने 6 रिक्त स्थान है ये, ठीक है। मैंने आपका पहला सही विकल्प वाला और रिक्त स्थान वाला कंप्लीट कर चुका हूं। अब देखते हैं इसमें आगे जस्ट आप प्रश्न 3 से पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रश्न 3 से पढ़ते हैं आप। देखिए बच्चों, हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर आ गए हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें भी वही 12 क्वेश्चन है, कहने मतलब 1 से 12 तक। इसने पहला क्वेश्चन कहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तथा चाप की लंबाई 22 सेमी है, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखिए मैं तुमसे कह दूं कि यदि एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है 14 सेमी, तो r बराबर 14 सेमी हो गया, ठीक है। और चाप की लंबाई, उसने आपको चाप की लंबाई दे दी, चाप की लंबाई दे दी 22 सेमी, ठीक है। अब वो कह रहा है उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा, तो चाप की लंबाई का सूत्र डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दो, पाई r थीटा बटे 180 बराबर चाप की लंबाई 22, ठीक है। पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 इनटू थीटा ज्ञात करना है बटा 180 और बराबर 22, ठीक है। तो 22 से 22 खत्म कर दो, ऊपर से ऊपर डायरेक्ट 7 गुना 7 दूनी 14 खत्म कर दो, 2 1 2 2 90। इसका मतलब वज्र गुणा करा के भी अब थीटा का मान कितना निकाल लेंगे, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब अपना जो पहला प्रश्न था तीसरे का, उसमें अगर आंसर की बात करें तो पहले क्वेश्चन में अपना आंसर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए दूसरे सेकंड वाले की बात करते हैं, इस सेकंड वाले में क्या होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है, तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बताइए घन का एक पृष्ठ क्या कहलाता है, घन का एक पृष्ठ कहलाता है वर्ग, तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भुजा स्क्वायर। तो पहले भुजा ज्ञात होनी चाहिए ना हमको, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है सेकंड के अंदर कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है हमको, 864 वर्ग सेमी। तो देखिए हम क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 864, तो यही दिमाग लगा लीजिए आप, भुजा स्क्वायर बराबर 864 में 6 का भाग दे दीजिए, तो भुजा स्क्वायर बराबर 6 एकम 6, ठीक है। दो बच गए 6 4 24, फिर दो बच गए 6 4 24, तो भुजा स्क्वायर बराबर 144। अब भुजा निकाल के क्या करोगे, क्योंकि भुजा निकालोगे तो अंडर रूट इसका मान 12 आएगा, फिर वही भुजा स्क्वायर बराबर 12 12 144 आएगा। मतलब करने को तो कर लो कि कई छात्र सोचते मुझे भुजा तो बताओ, तो भुजा के लिए 144 का पढ़ना करो, तो फिर भुजा बराबर कितने निकल के आ गई 12। अब लेकिन भुजा आ गई तो आपको तो वही एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो भुजा स्क्वायर करना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वही 12 12 144 आएगा। तो दूसरे प्रश्न की बात करें तो आंसर की बात करें तो आपके 144 आएगा, ठीक है, 144 वर्ग से। चलिए तीसरे पे आ जाइए, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में निम्न बारंबार बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको जो दिया गया है सवाल, वो दो उनमें दिया गया है, कहने का मतलब न तो वर्ग अंतराल में दिया गया है, जैसे एक तो x की लिस्ट दी गई है, ठीक है, एक f की लिस्ट दी गई है, जैसे x में तो दिया गया है 3 5 7 9, ठीक है, और f में दिया गया है 6 7 5 6, ये दिया गया है, ठीक है। अब माध्यम के लिए क्या करेंगे आप, माध्यम के लिए मैंने ये सिखाया था कि कंटिन्यू f को यहां जोड़ते हुए चलो c है, चलिए जोड़ते हुए चलते हैं, तो 6 का 6 6 में 7 जोड़ देंगे तो 13 13 में 5 जोड़ देंगे 18 18 में 6 जोड़ देंगे 24, तो 24 का मतलब 24 बटे 2 करेंगे तो 12, तो 12 से ठीक बड़ी
सी एफ कौन आएगी बताइए। 12 से ठीक बड़ी सी एफ हमको इसमें लेनी है, यहाँ से देख लो 12 से ठीक बड़ी 6 के बाद 13 आई है, 13 के सामने अंडरलाइन में 5 आ रहा है x, तो इसका मतलब x अपना आंसर बताता है, तो इसका मतलब अपना जो माध्यक पूछ रहा है तीसरे क्वेश्चन में वो माध्यक अपना होगा 5। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक कौन सा रह गया बताइए। एक पासे में कुल 6 अंक होते हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे कह दूं 5 से बड़ा अंक, तो 5 से बड़ा तो ये अकेला एक ही आ रहा है, तो 1 बटे कुल परिणाम कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 तो होता है ये कुल परिणाम, तो इसका मतलब 1 बटा 6। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर 5 से बड़ा अंक की प्रायिकता, तो उसमें हमारा आंसर रहेगा, प्रायिकता है कि हमारी 1 बटा 6। ठीक है, आगे देखिए पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या समान ऊंचाई के हैं, यदि शंकु का आयतन 66 घन सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखना इसमें मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था कि शंकु और बेलन, इस शंकु में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगता है, इसमें पाई आर स्क्वायर एच लगता है, कहने का मतलब। तो अब इन दोनों सूत्रों में क्या फर्क हुआ, इन दोनों सूत्रों में क्या फर्क हुआ, 1/3 का फर्क दिख रहा है। तो मैंने ये सिखाया था जब वो आपसे बेलन का आयतन पूछता है, इस बेलन का आयतन ज्ञात करना हो, शंकु का आयतन दिया गया है तो डायरेक्ट 3 से गुणा कर दो, और यदि अगर वो आपको बेलन का आयतन देता है, शंकु का आयतन पूछता है तो उल्टा 3 का भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ हमको 66 को उल्टा 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 3 6 के 18 और 3 6 के 18 19, इसका मतलब हमारा आंसर रहेगा 198 घन सेमी। ये जो क्वेश्चन है पांचवा, उसमें अपना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये रहेगा 198 घन सेमी। ठीक है, छठे पे देखिए, छठा क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। फिर वापस माध्यक आ गया है, अब माध्यक आया है जो एक बिल्कुल नॉर्मल जैसे सरल आंकड़ों वाला क्वेश्चन आ गया फिर ये। ठीक है ना, छठा क्वेश्चन देखो सरल आंकड़ों वाला ऐसे आया हुआ है कि 19 17 25, फिर आ जाइए 27, फिर आ जाइए 18 20 और 29, ये आपको संख्या दी गई है। ठीक है, तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, तो पहले तो इसको क्रम से जमाइए, क्योंकि पहले छोटे से क्रम से जमाएंगे, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 25, फिर 27, फिर 29। ठीक है, क्रम से जमाने के बाद में एक इधर से काट दो एक इधर से काट दो, इस तरीके से मतलब। तो बीच में कौन बचा केवल 20, क्योंकि 3 इधर से काट दिए 3 इधर से काट दिए, तो बीच में कौन बचा केवल 20, तो हमारा माध्यक होगा 20। ठीक है, सातवें पे बढ़ जाइए। सातवें क्वेश्चन में कहा गया है दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं जिसमें राम के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5। तो राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता के लिए आपको क्या करना है डायरेक्ट कि एक में से घटाना है, इसको एक में से घटाना है 4/5। तो बताइए 5 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा 1, 1/5 आंसर हो जाएगा अपना। कहने का मतलब लघुत्तम ले लो 5 आ जाएंगे, तो 5 से 5, 5 में से 4 गए तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक सिखाया था आपको भाई 4/5 है, यही सीख लो। 5 में से 4 18, तो यहाँ 1 बच गया, 1/5 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब शाम के जीतने की प्रायिकता जो होगी ना वो होगी 1/5। शाम के जीतने की प्रायिकता 1/5। ठीक है,
ये हमारे 7 क्वेश्चन हैं। 8वें में बढ़ जाइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, वैसे हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब LBH। ठीक है, तो अब दिमाग लगाइए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो नहीं है ना इसके अंदर, तो प्रत्येक भुजा है घन की। लेकिन जब दो घन एक जगह हो जाते हैं, तो जब दो घन एक जगह हो जाते हैं तो लंबाई का दुगुना कर देते हैं, चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लंबाई का दुगुना 2 सेमी है तो दुगुना कर दीजिए 4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई तो नहीं होगी तो 2 सेमी रहेगी, ऊंचाई भी 2 सेमी रहेगी, गुणा कर दो 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसका मतलब इसका आयतन घनाभ का 8वें क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, मतलब जब भी दो घनों को एक जगह जोड़ा जाता है तो लंबाई दुगनी हो जाती है, तो इसका मतलब हमारी भुजा दुगनी हो जाएगी। मैं 8वें क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, 8वें क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा आपका आयतन वो रहेगा 16 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या वर्ग घन सेमी लिख सकते हैं, घन सेमी कह दो वही बात है। ठीक है, 90 पे आ जाइए। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। वो आपसे प्रथम 10 विषम, तो विषम शुरुआत होती है 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसने कहा प्रथम 10 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ो 10 का भाग दे दो, तो इन सबको टोटल करो, कहने का मतलब इस तरीके से प्लस। ठीक है, और सबको जोड़ के कितने का भाग देना है 10 का। तो लोग सबको जोड़ देते हैं 19 और 17 15 13 11 9 7 5 3 1, सबको जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 100 और 100 में 10 का भाग देंगे तो 10। तो मतलब इसमें हमारा आंसर रहेगा समांतर माध्य होगा 10। ठीक है, समांतर माध्य कितना होगा 10 होगा। अब आ जाइए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन कहा गया है एक थैले में 6 लाल, एक थैले में 6 लाल और 7 सफेद गेंद है। तो इस थैले में से गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता है। दो गेंद है तो 6 है लाल और 7 से सफेद। ठीक है, तो पहले तो थैले में टोटल गेंद कितनी हो गई 13, बिल्कुल परिणाम करेंगे हम। अब वो पूछ रहा है सफेद गेंद आने, तो सफेद गेंद कितनी है 7, तो 7 के बटे 13, तो मतलब सफेद होने की प्रायिकता ये आंसर हो जाएगा आपके 7 बटे 13। ठीक है, 11वें पर जाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेमी है, तो उस अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई r स्क्वायर 50 पाई, पाई से पाई खत्म कर दो और 2 से इसको भाग दे दो तो 25 हो जाएगा। r स्क्वायर बराबर 25 का मतलब अंडर रूट लगेगा इसके तो 5 आ जाएगा, तो r बराबर 5 हो गया, कहने मतलब त्रिज्या 5 हो गया। ठीक है, और वो त्रिज्या ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब अपने अर्धगोले की त्रिज्या 5 होगी। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या होगी 5 सेमी। हाँ जी, अब अपना लास्ट क्वेश्चन है 12वां, जो तीसरे का 12वां, तीसरे का है मेरे पास। ये अति लघुत्तरात्मक अपना खंड ए पूरा हो गया। तो खंड पूरा ए हो गया है। इसमें देखिए 12वें को देखो, 12वें में कहा है उसमें संख्या लिखी तुम्हारे सामने 5 7 9 4 3 और फिर 1 को x + 2 करके एक जगह जोड़ दिया और माध्य बता दिया हमको 6। तो देखो मैंने एक ट्रिक सिखाया था आपको, जैसे इसने
संख्या कितनी गिनो, 1 2 3 4 5 और ये है 6 मिलके इसके साथ 6 संख्या है और 6 संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। तो 6 को 6 से गुणा करो, 6 6 36। अब आप यह दिमाग लगाना, इन सबको जोड़ो जब 36 आना चाहिए। अगर 36 नहीं आ रहा है तो कितना कम आ रहा है वो आंसर होगा। जैसे 5 और 7 12, 12 2 21, 21 4 25, 25 और 3 28 और 28 में 2 जोड़ो 30। इसका मतलब 36 होने के लिए 6 ही बाकी रह गया। तो इसका मतलब इसमें हमारा जो x का मान आएगा वो x का मान होगा x बराबर 6। देखिए अगर हम 6 लिख दें, थोड़ा सा सोचना, 6 लिख दे तो यहाँ 6 और 2 कितने हो गए 8, ठीक है। 8 3 11, 11 4 15, 15 9 24, 24 और 7 31 और 5 36, 36 में 6 का भाग दे तो 6 6 36। ये अपना तीसरा जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है उसके मैंने एक शॉर्टकट में आपको ये कुंजी बना दी आंसर की। मतलब पहले 90 डिग्री, दूसरे में 144 परख सेकंड, तीसरे में माध्य 5, चौथे में प्रायिकता 1/6, पांचवें में बेलन का अंतर 198 घन सेमी और छठे में माध्य 20 और श्याम की जितनी प्रायिकता 1/5, आठवें में घनाभ का आयतन 16 सेंटीमीटर क्यूब और नौवीं में समांतर माध्य 10 और 10वें में सफेद गेंद की प्रायिकता 7/13 और अर्धगोले की त्रिज्या 11वें में 5 सेमी और 12वें में x बराबर 6 होगा। ये अपना तीसरा सेगमेंट पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे खंडपै की। तो अब हम खंडपै की बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम खंडपै की बात करते हैं तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। इसका ये सब 2 2 नंबर के होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। देखो एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ के लिए मैंने सिखाया था। आप अलग अलग जैसे 12 का अलग गुणनखंड कर दीजिए, 15 का अलग गुणनखंड कर दीजिए, 21 का अलग गुणनखंड दीजिए, ठीक है। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, 2 का भाग देंगे तो 3 और 3 का भाग देंगे तो 1, ठीक है। इसमें 3 का भाग देंगे तो 5, 5 का भाग देंगे तो 1, क्योंकि 2 को नहीं धरा इसमें 2 को नहीं धरा। 3 का भाग देंगे 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। 12 का गुणनखंड आया हमारे, 12 का गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 15 का हमारा आया गुणनखंड 3 into 5 और 21 का गुणनखंड आया हमारे 3 into 7। में से का मतलब वो होता है तीनों में मिलने वाला, ठीक है। 2 2 अब इसी में है, इसमें है नहीं, और 3 इसमें ये रहा 3 मिल गया है, 3 इसमें मिल चुका है, ठीक है। और इसके अलावा नहीं मिल रहा है 5 और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना हो गया है 3 हो गया है। तो एचसीएफ तो हमारा 3 हो गया है, मतलब में से एचसीएफ तो हमारा 3 हो गया है, ठीक है। और एलसीएम की ओर बात करते हैं हम। एलसीएम के लिए देखो, एलसीएम के लिए मैंने आपको यहीं से सिखाया था, इसी में से आप एलसीएम निकाला दो। पहले का मतलब कैसे निकालेंगे, ट्रिक्स देखिए। जैसे ये 3 तो मिल ही रहा है, ये तो आ ही रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा कौन रह गया, जैसे 2 रह गए, 2 और नहीं है तो 2 2 कर ले लो, ठीक है। और कौन रह गया, 5 रह गया और 1 7 रह गया, ये नहीं मिल रहा इसके अंदर। तो 7 5 35, 35 दूने 70, 70 दूने 140, 140 का 3 से गुणा करेंगे 4 3 420। कहने का मतलब एलसीएम हो गया हमारा 420। ये अपना प्रश्न नंबर 4 हो गया है। कहने का मतलब 100 के लिए इसको गुणा कर लो डायरेक्ट। और अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो आप एलसीएम के लिए सबको एक साथ गुणनखंड के रूप में कर लो, एक साथ लिख लो पूरे को करने का मतलब, ठीक है। अब आगे अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर अगला, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 9 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्या दिया है आपको, ये दिया है एक तो शून्यंकों का योग, एक दिया है शून्यंकों का गुणनफल। थोड़ी देर के लिए सोचिए आपको। जैसे प्रश्न नंबर 5 दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि एक तो शून्यंकों का योग, जो ये अल्फा इस तरीके से प्लस बी ये किया हुआ है, इसका मतलब हो रहा है कि शून्यकों का योग बताइए आप क्या होने वाला है। तो शून्यकों का योग के लिए मैंने आपको डायरेक्ट माइनस बी बटा ए ट्रिक सिखाया था।
b की जगह 5 है माइनस का, तो माइनस से घटेगा तो 5 ही रह जाएगा, और a का मान 3। मतलब शून्यकों का जो योग आएगा इसमें, शून्यकों का योग जो इसने शुरू में पूछा है a प्लस b वाला, तो उसमें योग वाले में तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट लिख देता हूँ, योग में आंसर आएगा आपका 5/3। ठीक है, और गुणनफल में क्या आएगा जो देखो, गुणनफल में c बटा a करते हैं, c बटा a का मतलब 9 के बटा 3 करो, 9/3, तो 3 का भाग देंगे 3 3 9, इसका मतलब गुणनफल तो 3 ही होगा कहने का मतलब। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक युग्म समीकरण के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसने प्रश्न नंबर जो 6 कहा है वो विलोपन विधि वाला है। अब विलोपन विधि के लिए आपको मैंने ट्रिक सिखाया था, जैसे इसने प्रश्न दिया है 3x + 5y = 7, ठीक है, और नीचे दिया है 6x + y = -4। मैंने कहा था विलोपन के लिए किसी भी एक को बराबर करना होता है, या तो x वाले को बराबर कर लो या y वाले को बराबर कर लो कॉमन। ठीक है, तो बराबर अब ये 3 है या 6 है, तो अब इसको बराबर करना है तो 2 से गुणा कर दो उसको, फर्स्ट समीकरण को आप 2 से गुणा कर दो, तो 3 में कितना हो जाएगा 6x, 5 में कितना हो जाएगा 10y, 7 में कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और ये नीचे ऐसे कैसे 6x + y = -4। चलिए हल करो, चिन्ह परिवर्तन माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस का प्लस कट गया नहीं, ये तो 10y में से 1y गया तो 9y, और 14 में 4 जोड़ देंगे तो 18, तो y = 18 के बटे 9 करेंगे तो 2, y का मान 2 हो गया कहने का मतलब। प्रश्न नंबर 6 जो विलोपन विधि वाला है उसमें अपना आंसर x का आएगा एक तो, और एक y का आएगा। ठीक है, तो y का तो 2 आ गया। अब x के लिए क्या करेंगे, x के लिए किसी भी समीकरण में इस 2 को रख देंगे, जैसे इसी समीकरण में रख दो, मान लो हम y की जगह कितना रखते हैं यहाँ 2, y की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 10, ये 10 हो गए, प्लस का 10 है इधर जाएगा, काय हो जाएगा माइनस का 10, 7 में से अगर -10 कम करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, -3 में 3 का भाग देंगे तो -1 आएगा, 3 एकम 3, तो इसका मतलब x का मान -1 आएगा। ठीक है, ये हमारा छठा प्रश्न का आंसर हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा समांतर श्रेणी 7 13 19, समांतर श्रेणी 7 13 19 और डैश 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 205 में पदों की संख्या ज्ञात करो। जैसे आपको प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है एपी 7 13 19 और डैश 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 205। ठीक है, तो ये अपना an हो गया, ये अपना a हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो हमको सूत्र लगाना है an वाला, a बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, a की जगह कितना जाएगा 205, a की जगह कितना जाएगा 7, n की जगह ज्ञात करना, d की जगह 13 में से 7 कम कर लो, a2 - a1 तो 6 आ जाएगी। ठीक है ना, a2 - a1 कर लेंगे, तो अब 205 में से माइनस तो 7 कर दो इधर लाके, और बटे में गुण लिया और 6 और n माइनस 1, चलो 205 में से 7 कम कर लो तो 198, 198 में 6 का भाग देना है, तो 6 3 18, 1 बटेगा 6 3 18 33 बराबर n माइनस 1, 1 बटा 2 माइनस का, तो 33 में 1 जोड़ेंगे तो 34, इसका मतलब n बराबर कितना आया 34। इसका मतलब 7वें जो क्वेश्चन है उसमें पदों की संख्या n बराबर आएगा हमारा 34। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा चित्र वाला है। दी गई आकृति में DE समांतर BC हो तो, दी गई आकृति में DE समांतर BC हो तो x का मान ज्ञात करो। देखिए आकृति इस तरीके से दी गई है, इसको थोड़ा समझाते हूं मैं। इस तरीके से इस आकृति में ये a हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसने यहाँ तो x + 2 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया और यहाँ 8 दे दिया, और फिर हमसे कह रहा है कि भैया x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग का मतलब AD/DB। ठीक है, AD/DB करेंगे और
इधर ए ई बटा ई सी करेंगे तो ए डी की जगह x प्लस 2 बटे में आ गया 6 बराबर ए ई की जगह 4 और इसकी जगह आ गया 8। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x, 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 को 6 से करेंगे तो 24। तो 8x बराबर 24, 16 को इधर भेज दीजिए माइनस। ठीक है, तो 8x बराबर 24 में से 16 कम कर दीजिए तो 8 बच गए। तो x बराबर 8 के बटा 8 करेंगे तो 1। इसका मतलब x की जगह मान होना चाहिए 1। आगे समझ में? तो प्रश्न नंबर x का मान 8 में हो गया x बराबर 1। ये लो, अब आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पर। ठीक है, ये केवल मैं आंसर की लिख रहा हूं कि आपको शॉर्टली देखना हो कि क्या मेरे इसमें से आंसर है, पेपर मिलना चाहो तो आप ये मिला सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए कराया है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 दिया गया है बिंदु O 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। देखिए जब भी रेखाखंड का मैंने प्रश्न आया था, मैंने ये सिखाया था आपको, इस तरीके से एक तराजू रूप में बना लेना होता है। इसके दोनों बिंदु ये हो गए 5 और 3। ठीक है ना, और ये -3 और ये -2। अब यहाँ का अनुपात भी पूछ रहा है तो उसको तो के अनुपात 1 मानते हैं हम। ठीक है, उसको हम के अनुपात 1 मानते हैं ऊपर वाले को, जो अपना m1 अनुपात m2 होता है। ठीक है, और यहाँ का मान होता है x और y वाला। तो इसमें उसने कहा है x अक्ष द्वारा विभाजित होता है, तो x अक्ष से भी पूछ रहा है तो x पे तो x ही रखो, y पे क्या रखो 0। ठीक है, अब y वाले का सूत्र लगाओ तो y बराबर मैंने एक ट्रिक सिखाया था आपको, m1 m2 बटा m1 m2 ही करो हमेशा। और यहाँ तो लिया हो y2, यहाँ लिया हो y1। x वाला होता तो x2 लिया थे, यहाँ x1 लिया थे। ठीक है ना, चलो y की जगह 0 हो गया तो इधर y2 और m1, तो m1 में k + 1 हमने दो जगह कर दिया है। अब इसको तो y2 से गुणा करो तो ये तो xy11 और ये xy22, तो y2 से गुणा करो इसका मतलब -k 2 से गुणा करो इसको, और इसको y1 को 3 से गुणा करो। ठीक है, हल कर दो, 0 हो गया, इसको तो छोड़ दीजिए। -2 को कैसे गुणा करेंगे तो -2k और +3। ठीक है, और इसके नीचे बराबर में k + 1, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, k + 1 क्या, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, -2k बराबर इधर जाएगा तो -3 k से दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/2। जो अपना अनुपात आ रहा है, अनुपात पूछ रहे हैं इसमें किस अनुपात में विभाजित होता है। हाँ अनुपात पूछ रहे हैं तो 3:2 आएगा। इसमें हमारा k बराबर मतलब 3/2 का मतलब हो गया है 3:2। ये आंसर है। ठीक है, ये हमारा 9 आंसर हो गया। ठीक है, अब 10वें पे चलते हैं। 13 तक है ये खंड, खंड ब वाले 13 तक है। ठीक है ना, अब हम 10वां क्वेश्चन और करते हैं। 10वें क्वेश्चन की और आंसर की लिख लेते हैं। 10वें 11 12 13 तक लिख लेते हैं। खंड ब की आंसर की ये चल रही है आपके सामने, थोड़ा सा शॉर्टली चल रहे हैं, लेकिन बेटा देखो सबके लिए जो किया है ना आपकी मेहनत को, इसको आप देख लेना है। ठीक है, चलो 10वें क्वेश्चन पे बात करते हैं और 10वें क्वेश्चन के आंसर की यहां से लिख देंगे हम, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में क्या आंसर आता है लिखते हैं। ठीक है, यहां चलो प्रश्न नंबर 10 है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, फिर है प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको केवल इनको हल करना है, इनका मान निकालना है। तो 4 कोट 45 का मान 1 का स्क्वायर माइनस, अब सेक 60 का प्रश्न आ गया ना, तो सेक जब भी आता है तो कोस 60 का याद रखो आप। तो कोस 60 का क्या होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कर दो 2 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। 4 माइनस 2 दूनी 4, ये तो कट गया 4 से, यहीं 0 हो गया। ये तो इधर ध्यान दे लीजिए, √3/2 का स्क्वायर करो तो 3/2 का 4। चलिए 10वां क्वेश्चन का आंसर हमारा जो मान आएगा वो होगा 3/4। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए ये जो प्रश्न है हमारा, इस तरीके से दीवार हो गई, ये यहां से सीढ़ी हो गई। अब सीढ़ी दीवार के साथ कोण बना रही है तो यहां बनाएगी, ध्यान रखना, यहां नहीं बनाएगी, इसका बात का ध्यान रखना होता है बस। ये 60 डिग्री हो गया, ये 12 मीटर की सीढ़ी हो गई, वो सॉरी 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी, हां ये हो गई 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है। और आगे कह रहा है ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये ज्ञात करनी है दीवार की ऊंचाई। ये दीवार की ऊंचाई हो गई, ये अपनी सीधी हो गई। अब दिमाग लगाइए, थीटा का कोण यहां आ गया है तो ये थीटा क्या समझाता है हमको कि जहां थीटा है उसके सामने क्या बना जाता है, लंब। तो अब ये चित्र के हिसाब से ये लंब है, तो लंब ये हो गया, तो ये आधार हो गया, क्योंकि कर्ण बदलने वाला नहीं है, कर्ण तो कर्ण ही होता है। तो आप या तो आधार बटे कर्ण कर दो या कर्ण बटे आधार कर दो। तो आधार बटे कर्ण करते हैं तो h बटा 12 करते हैं तो cos थीटा का प्रयोग होता है। तो cos 60 का मान 1/2, ठीक है। 2 को ऐसे गुणा करेंगे 2h बराबर 12, तो h बराबर 12 के बटा 2 लगाएंगे तो 6 मीटर। तो कहने का मतलब दीवार की जो ऊंचाई है प्रश्न नंबर 11 में, वो आंसर रहेगा अपना 6 मीटर, ठीक है। दीवार की जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी, 6 मीटर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 12 पर। भाई हम खंड बै को पूरा कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसलिए कि आप सोच रहे हो जी ये क्या भर दिया इधर, ये केवल मैं खंड बै की आपको आंसर की शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है ना। देख लेना एक बार। चलो 12वां क्वेश्चन आते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, इसकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब मैं सिखाता हूं कैसे वो आंसर तो क्या लिखेंगे, इसमें तो सिद्ध करना होता है प्रश्न नंबर 12 को, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 12 सिद्ध कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप, एक बार मैं दिखा देता हूं। प्रश्न नंबर 12 में आपको इस तरीके से ये दिया गया है, ये चित्र दिया गया है इस तरीके से, और बीच में यह वर्त बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसने चारों बिंदु लिख रखे हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और यहाँ लिख रखा है एक बिंदु पी, एक क्यू और एक आर और एक एस, ठीक है। ध्यान से सीखना, इसने जो सिद्ध करने में पूछा है ना, वो ये चीज पूछी है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये पूछा है उसने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप दिमाग लगाइए, जब ऐसा प्रश्न आता है तो ये हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती है और समान कोण बनाती है। लेकिन कोण की यहाँ क्या कोण हमको बुझाने की जरूरत पड़ रही है ना, तो हम जानते हैं कि समान होती है ना। क्या सीखे हम जानते हैं किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती है, लंबाई में समान होती है। तो मतलब बिंदु ए की बात करें अभी, ए बिंदु से बताइए स्पर्शरेखा कैसे खींचेगी, जैसे एपी के बराबर कोण हो जाएगा एएस, हो जाएगा ना एपी और एएस, ठीक है। दूसरे समीकरण पे आ जाइए, बी वाले पे आ जाइए, बी से क्या होने वाला है, बी से होने वाला है बीपी बराबर बीक्यू, ठीक है। जैसे बीपी और बीक्यू। आगे आ जाइए सी से, अब सी से क्या होने वाला है, सी वाले पे चलते हैं, ये बी वाले पे हो गया, अब सी वाले पे चलते हैं शॉर्टकट। सी वाले पे चलेंगे तो पहले क्या करेंगे कि आपको सी आर और सी क्यू लेना है, सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है। अब डी पे चलते हैं, डी पे चलते हैं तो पहले डी आर और फिर बराबर में डी एस। ऐसा क्यों किया है मैंने आपको समझाता हूं, देखो आपको तरीका बताता हूं। ये जैसे ये यहां से यहां तक की भुजा है, ये यहां से यहां तक की भुजा है, तो इनको एक तरफ जोड़ा गया, इसका मतलब ये दोनों समीकरण एक तरफ आने चाहिए ना। जैसे AP इधर आ गया तो BP भी इधर ही आना चाहिए ना, तो उसी हिसाब से करते हैं फिर। जैसे CR और DR, CR ले लिया तो DR इधर ही आएगा। अब आप चारों समीकरणों को जोड़ दो, जैसे फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, थर्ड समीकरण और ये चौथा समीकरण, मैं कहता हूं चारों समीकरणों को जोड़ दो आप। तो जोड़ने के लिए इधर वाला हिस्सा ऐसे कैसे जुड़ेगा, AP प्लस BP, ठीक है, और प्लस आगे CR प्लस DR, इधर आ जाओ, इधर जोड़ दो, तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ो, AP और BP जोड़ो, AP और BP जोड़ेंगे तो पूरा हो गया AP, सही है। और CR और DR जोड़ेंगे तो ऊपर का हो गया CD बराबर। AS में हम BQ नहीं जोड़ सकते तो AS के साथ में कौन लो पहले DS, मतलब AS के साथ में DS ले लो, AS प्लस DS और इधर BQ प्लस CQ, ठीक है। तो
एएस में अब डीएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एडी, और बीक्यू में सीक्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बीसी, और इस प्रकार से हम करके हमारा प्रूव हो जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। बस इतना सा शॉर्टकट के लिए काम करना था। अगर जिस छात्र ने इस तरीके से किया होगा उसका कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा सिद्ध वाले का क्वेश्चन का ये मैटर हुआ है। अब खंड ब का एक प्रश्न और रह रहा है, आखिरी प्रश्न है 13वां, ठीक है। अब 13वें प्रश्न की बात करते हैं। देखो 13वां क्वेश्चन है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, यदि चाप की लंबाई 5 सेमी हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो एक वृत्त द्वारा चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, तो चाप की लंबाई 5 सेमी दी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो चाप की लंबाई का सूत्र लगाओ, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r थीटा बटे 180, और बराबर में कितना दिया है इसने 5 पाई, ठीक है ना। चलिए, और थीटा की जगह इसने 50 डिग्री दिया है, तो पाई r थीटा की जगह 50, और पाई की जगह भी हल कर लो, अब इसको 22/7 कर दो, ठीक है ना, गुणा और बटे में हो गया 180, और बराबर में हो गया 5 पाई। तो पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म कर दो ना, 22/7 लिखते हैं, क्यों है हम भाई लिखने की जरूरत नहीं है ना, यही पाई से पाई उठा दो, ठीक है। चलिए, अब क्या बच गया जिसको देखिए, यहाँ 5 5 दाई 50, ठीक है, 10 r हो गया, 10 r इसका भाग देंगे तो 80 में 18 रह जाएगा, मतलब r बराबर हो जाएगा 18। इसने पूछा है त्रिज्या, तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या जो r होगी वो होगी 18, ठीक है। ये हमारा खंड ब कंप्लीट हुआ है, जो हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना। प्रश्न 4 एसटीएफ 3 एलसीएम 420। प्रश्न 5 योगफल जो 5/3 गुणनफल 3। प्रश्न 6 x का मान -1 y का मान 2। प्रश्न नंबर 7 n बराबर जो पदों की संख्या है वो 34। प्रश्न नंबर 8 x का मान 1। प्रश्न नंबर 9 k का मान 3/2, उधर 3:2 अनुपात 45 में। प्रश्न नंबर 10 3/4। प्रश्न नंबर 11 दीवार की ऊंचाई 6 मीटर। प्रश्न नंबर 12 सिद्ध करने वाला तो बता दिया, और प्रश्न नंबर 13 वृत्त की त्रिज्या होगी 18। ये देखिए, आप पाई से पाई काट दिया, और 5 से इधर 5 दे 50 कर दिया, 10 को इधर काट देंगे तो 18 रह जाएगा, तो r बराबर 18 हो गई, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा ये खंड ब कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं खंड सी पर, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम खंड स की बात करते हैं अपने। तो खंड स की बात करते हैं। खंड स में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे 14 प्रश्न दिया गया है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसका nवां पद आपको यहां दिया गया है, n बराबर 3 + 2 है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको समान श्रेणी नहीं दी है ना, तो हम इसको यहाँ n बराबर जैसे 1 n बराबर 2 n बराबर 3 यूज लेके एक समान श्रेणी बनाएंगे और 15 पदों का योग करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट के ध्यान दीजिए, हम n बराबर अगर 1 रख दे तो 2 1 2, और 2 1 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, मतलब पहला पद हो गया अपना 5, ठीक है। और दूसरा पद 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, मतलब दूसरा पद हो गया है 7, ठीक है। अब यही पता लगा लो, a बराबर 5 हो गया तो दूसरा पद 7 है, तो 7 में से 5 गया तो d बराबर हो गया है 2, ठीक है। 15 पदों का योग करना है ऐसे बराबर, तो 15/2 गुना, यहां लिख दीजिए a पहला पद और an का मतलब 15वां पद ज्ञात कर दीजिए, तो a + 14d, ठीक है। a की जगह 5 14, d की जगह 2, 14 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33, तो यहाँ 33 जोड़ दीजिए, ठीक है। 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, और 15/2 तो 19 काट दो, तो 19 × 15 कर दो, ठीक है। तो 15 19 का काटो, 19 का 95 को 5 से लगी 9, 19 से 19 से 28 285। इसका मतलब हमारा इसके अंदर जो 15 पदों का योगफल है वो SN बराबर 285 आएगा, कहने का मतलब, ठीक है ना आंसर। अब अथवा की बात करते हैं, कई छात्रों ने मान लो अथवा किया हो, तो अथवा में क्या है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद दिए हैं आपको, और वो कह रहा है कि यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 107 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको 32वां पद ज्ञात करना है, तो वैसे तो हम 32वां पद ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लगा देते हैं डायरेक्ट a + 31d, ठीक है। अब आप सोचो, एक की जगह यहाँ दिया हुआ है क्या, हाँ प्रथम पद तो दिया हुआ है, तो प्रथम पद तो आ सकता है 7,
लेकिन अब 31 यहाँ डी की जगह कौन आएगा, तो सारवंतर नहीं दिया है इसके अंदर, तो इसके अंदर उसने समान श्रेणी में 60 पद बताए। 60 पद का मतलब जो अंतिम पद दिया है ना आपको 125, वो अपना ए 60 हो गया कहने का मतलब। तो 125 कौन हो गया है, ए 60, ठीक है। तो अब इसी के माध्यम से डी ज्ञात करेंगे हम, तो 60वां पद ज्ञात करने का सूत्र ए प्लस 62 डी बराबर 125। ए की जगह अपना पूरा ले लो 7, 7 प्लस 59 डी बराबर 125। तो 59 डी बराबर 125 में से कितना कम कर दो, 7 कम कर दो। तो 59 डी बराबर 125 में 7 कम कर दो तो कितने बच जाएंगे, 118। तो डी बराबर 118 के बटे 59 करो, मतलब इसका दुगुना हो गया ये, तो डी बराबर हो गया है 2। तो डी का मान अगर 2 आया तो 31 को 2 से गुणा करो, 1 2 62, 62 में 7 जोड़ दो तो 69। तो कहने का मतलब अगर 32वां पद अथवा किया हो किसी भी, तो इसका मतलब 32वां पद अपना होगा 69। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 16 15 16 17 तक है ये जो खंड चलेगा अपना, ठीक है। हो गया दोनों शॉर्टकट सीखा रहा हूं। देखिए हम ऐसे नहीं सीख रहे हैं कि यहाँ कुछ सीखना है, हमको केवल पेपर का अपना आंसर की देखना है, हमने किस तरीके से किया है उसको सोच ली, ठीक है। सीखने के लिए तो हमारे कई वीडियो वैसे ही चल रहे हैं, और हम हर प्रश्नावली का एक एक टॉपिक अलग तरीके से बता रहे हैं, उनको आप देख लेना। ये केवल आपके लिए जो छात्रों ने अभी 10वीं की बोर्ड दी है या जो 9वीं पढ़ने वाले हैं वो देखना चाहते हैं कि क्या आंसर की रही है, हम भी करके देखना चाहिए एक बार, तो उनके लिए मैंने ये बनाई है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिया है प्रश्न कि बिंदुओं 4 0 और 0 8 देखो को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो कितना सरल बताया था मैंने, जब किसी रेखाखंड को हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, शॉर्टली। तो जैसे दोनों बिंदु तो मैंने आपको ये दे दिए, जैसे एक तो 4 और 0 दे दिया, और एक दे दिया 0 और -8, ठीक है। ये हमारे दोनों दे दिए मैंने, और 4 टुकड़ों का बराबर का मतलब होता है जैसे 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। तो आपको अब ज्ञात करने के लिए 3 ऑप्शन रह गए अपने लिए, थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये अपना ये है, ये बी है, अपना ये सी है, ठीक है ना। जैसे तीनों मान निकाल लें, जैसे आपको ए का निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो आपको कैसे आएगा, देखिए ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, बी का निर्देशांक ज्ञात करना है, सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले इनमें सबसे पहले होगा इसको ज्ञात करेंगे हम, बीच वाले को, इन दोनों के माध्यम से किसको ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले बीच वाले को। मतलब बी को हम कर सकते हैं, बी को हम अभी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, मध्य बिंदु का मतलब पहले पहले को जोड़ो और आधा कर दो, पहले मतलब तो 4 और 0 4 हुआ जोड़ के, 4 का आधा करेंगे तो 2 हो गया, ठीक है ना। बी का पहला बिंदु का निर्देशांक 2 हो गया। दूसरे का जब 0 और -8 को जोड़ो तो -8 हो गया, -8 में 2 को भाग देंगे तो -4 हो गया, ठीक है ना, बी का निर्देशांक। तो आप बी का निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं 2 -4। अब हमको ए का निर्देशांक चाहिए मान, तो ए का निर्देशांक में ये दोनों से हो जाएगा, तो इन दोनों जोड़ो, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 का आधा हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब एक तो 3 हो गया। दूसरे का देखिए -4 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, -4 का आधा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और सी वाले को कर लो, अब सी वाले को किस किससे करेंगे, इन दोनों से करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में पहले 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 2 का आधा 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका 1 तो 1 हो गया। दूसरी बात है -4 और -8 को जोड़ेंगे तो -4 -8 कितने हो गए, माइनस के 12, माइनस के 12 क्या करेंगे तो माइनस के 6। तो अपने तीनों जो वो पूछ रहा है 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो वो तीनों ये है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट था, मैंने शॉर्टकट बताया है आपको। ये दो तरीके से हल होता है, एक तरीका वो होता है अनुपात वाला, अब अनुपात वाले में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, हमने मध्य बिंदु सूत्र की सहायता ले ली 4 बिंदु वाले में, ठीक है। चलिए इसमें अथवा और दिया गया है कि मान लीजिए कि अपने पास विकल्प तो दोनों रहेंगे, कि अथवा का भी पूछता है, वो हमसे कह देता है कि भाई अथवा में भी होता है, तो गुरुजी किसी छात्र ने अगर अथवा किया हो तो फिर क्या होने वाला है। तो देखिए अथवा वाले का क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 3 है और बी के निर्देशांक 4, जैसे ये वृत्त हो गया अपना पूरा, ठीक है, इसमें ये व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इस व्यास में
इसका नाम रख दिया उसने AB, वृत्त का व्यास है AB। तो AB में जिसका केंद्र 2 3 है, ये गिरो केंद्र उसका 2 और -3, ठीक है, इसको और रख देते हैं मान लो केंद्र को, ठीक है। और B के निर्देशांक 1 4, 1 4 दे दिए, वो कह रहा है इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये x y मान लो आप। दिमाग लगाइए यार, ये वृत्त ये मध्य बिंदु हो गया है, इन दोनों को जोड़ो, ये आ जाए कहने का मतलब, ठीक है ना। तो आप जैसे x में 1 जोड़ो, बटा में 2 लगाओ, बराबर में कितना दे दिया यहाँ 2, इसके नीचे एक मानो बचे गुणा करो, तो x + 1 बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर प्लस का 1 ही हुआ, तो 4 में से -1 कर देंगे तो 3 बचेगा, तो x का मान तो हो गया है 3, ठीक है, एक निर्देशांक के लिए। और एक और पूछ रहा है वो y + 4 बटे में 2 बराबर में इसका मान दिया है -3, ठीक है, इसके लिए मानो बचे गुणा कराओ, तो y + 4 बराबर माइनस के 3 दूनी 6, तो y बराबर -6 -4, y बराबर हो जाएगी -10, ठीक है। तो इसका मतलब अपना x का 3 और y का -10 का मतलब हो जाएगा जो ये पूछ रहा है ना b के निर्देश, a के निर्देशांक, तो a के निर्देशांक रहेंगे 3 और -10, ठीक है, ये x वाला ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब 16वां क्वेश्चन देखिए सिद्ध करने वाला है, ठीक है ना। अब 16वें क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत शॉर्टली बढ़िया प्रश्न दिया है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 16 के आंसर की बनाने की तो खैर ये प्रश्न नंबर 16 लिख देते हैं, लेकिन इसको हम केवल सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, इसके आंसर की क्या लिखेंगे, सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए आप सीखो, इसने 16वां क्वेश्चन कहा है सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये क्या कहना चाहता है, देखो जैसे ये अपना एक वृत्त हो गया, ठीक है, और एक हो गया अपना ये समकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। मैंने कहा ऐसी जीवा ए यहां से यहां तक कहती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये हो गई त्रिज्या, ठीक है। तो ये एक त्रिज्या हो गई और ये एक त्रिज्या हो गई, और यहां से यहां तक ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्या कह रहा है ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब उसको ये बताना है कि जो ये बिंदु है यहां से ये जीवा है वो यहां से समान होती है, जैसे यहां से यहां तक जितनी है उतनी यहां से यहां तक। कहने का मतलब जैसे इसका नाम अगर हम a और b रख दें और यहां c रख दें, ठीक है, और यहां o रख दें, तो ये ऐसे बता रहा है कि AC के बराबर कोण हो जाए BC हो जाए, ठीक है। मतलब आपको सिद्ध ये करना है कि AC के बराबर कोण हो जाए BC हो जाए, जब तो ये मध्य बिंदु समद्विभाजित मानी जाएगी, कहने का मतलब। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप त्रिज्या मान के करके कर ले कि भाई छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी यार, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी यार, दोनों भी बड़ा हो जाएगा, और वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, दोनों समीकरण बनाओ, बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक तो शॉर्टकट वो होता है। एक शॉर्टकट क्या होता है कि गुरुजी अगर आप यहां से यहां तक इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की, ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये तो हो गया 90 डिग्री। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि अगर त्रिभुज AOC की बात करते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, तो इस त्रिभुज AOC में और उधर वाले त्रिभुज BOC देखिए क्या हो रहा है इनमें कि ये जो कोण है ACO, मतलब यहाँ का कोण है ये 90 डिग्री, तो इधर वाला कोण भी है 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श बिंदु है, तो ये तो 90 डिग्री वाला हो गया। जैसे इसका कोण हो गया OCA बराबर कोण OCB, ये तो हो गए प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री क्यों हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्शरेखा स्पर्श बिंदु हमेशा 90 डिग्री का निर्माण करती है, केंद्र के साथ दोनों को इधर भी, ठीक है। दूसरी बात आ जाओ कि यहां से और यहां तक OA के बराबर जो OB है, OA के बराबर जो OB है वो है भैया समान त्रिज्या, समान त्रिज्या हो गई वो, ठीक है। और तीसरी बात करो कि OC जो है यहां से यहां तक की है, OC उसमें भी है उसमें भी है, मतलब इससे OC से ये त्रिभुज भी बढ़ रहा है, इससे OC से वो त्रिभुज भी बढ़ रहा है, तो ये हो गई है अपनी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। ये सबसे सरल तरीका था कहने का मतलब। अब देखिए जैसे हमने एक तो कोण ले लिया,
ये दोनों एक समान त्रिज्या हो गई, ये उभयनिष्ठ त्रिज्या हो गई, तो इसमें हमने दोनों भुजा एक कोण का इस्तेमाल कर दिया। तो इसका मतलब ये अपना या तो दो भुजा लगाओ, ऐसे एस से कर दो इसको, ऐसे एस से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज की AC के बराबर कौन हो जाएगा, BC। इस AC के बराबर कौन हो जाएगा, BC। ठीक है, या फिर आपको अगर इसमें 90 डिग्री ऐसे दिख रहा है तो हम RHS का डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्टकट लिखी, RHS सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो AC के बराबर हो जाएगी BC। ये तो हो गया अपना 16वां वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। अब 16वां का जो अथवा दिया है, अथवा जो दिया है, अथवा वाले क्वेश्चन में भी यही रोल निभाया जाएगा। देखना सेम सेम इसी से उसी को किया जाएगा। जैसे इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे मान लीजिए अब हमने ये वृत्त लिया और इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची, एक ऊपरी साइड खींची, एक नीचे की साइड खींची, इस तरीके से। ठीक है, और अब यहाँ केंद्र होता है, तो केंद्र से ये एक त्रिज्या हो गई इधर और ये भी एक त्रिज्या हो गई इधर। ठीक है, जैसे इसका नाम O रख दिया, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया। ठीक है, अब आपको उसने कहा है कि आपको AB के बराबर कौन होना चाहिए, AC, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पहला काम करना है, रचना शामिल करनी होगी, जो क्योंकि दिया हुआ है, मैं तो हम लिख देंगे कि भाई ये दिया हुआ है, इसने जो लिख रखा है। ठीक है, फिर हम इसके अनुसार चित्र को देखकर लिख दिए। फिर सिद्ध करना है, हमें क्या लिखना है, आपको AB के बराबर क्या होना चाहिए, AC, मतलब AB के बराबर आपको AC होना चाहिए। और रचना हमको यह थोड़ी शामिल करनी पड़ेगी कि हम O को किससे मिला रहे हैं, A से। O को हमने A से मिलाया, क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि इसको मिलाने से अब ये दो त्रिभुज बन गए हैं। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों की बात करो, जैसे हम यहां से यहां तक का एक त्रिभुज तो ये ले लेते हैं ऊपर वाला, जैसे अपना त्रिभुज हो गया OAB। ठीक है, और इधर दूसरी तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं और दूसरे त्रिभुज की, तो OAC। ठीक है, त्रिभुज O, ये तो OAB हो गया, अब ये OAC कर दो, OAC हो गया। ठीक है, अब देखिए इसने दोनों त्रिभुजों में ये तो कोई 90 डिग्री, ठीक है ना, मतलब इसका कोण B तो उसका कोण C, ये तो हो गया प्रत्येक 90 डिग्री। इसको तो हम 90 डिग्री से कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श बिंदु हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, तो इसमें OC के बराबर कौन हो गया है, OB, मतलब OB जो भुजा है वो OC के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये समान त्रिज्या है, दोनों समान त्रिज्या है तो बराबर होगी त्रिज्या। तो और तीसरी बात करो कि OA जो हमने वो रचना में शामिल लिखा था, वो OA बराबर OA वो दोनों त्रिभुजों में है, तो वो है उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गई अपनी उभयनिष्ठ भुजा। चलिए फिर भाई वापस वही दोहरा दीजिए, जो दोनों में वही सेम मैंने बताया, जो या तो आप RHS लिख सकते हैं क्योंकि जिसमें 90 डिग्री का इस्तेमाल होता है वो RHS भी दे सकते हैं। और अगर 90 डिग्री का मान लो हमने दिमाग लगाया, चलो दूसरा वाला क्या, दो तो भुजा हो गई है और ये हो गया कोण, तो दो भुजा एक कोण जब होती है तो इसका मतलब दो भुजा एक कोण का इस्तेमाल कर लो, दो भुजा एक कोण का इस्तेमाल करोगे तो SAS का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो RHS सर्वांगसमता डायरेक्ट 90 डिग्री देख के RHS सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की AB तो इस त्रिभुज की AC, इसका मतलब AB के बराबर क्या हो जाएगा, AC। और यहीं से लिखने से पता लगा लेते हैं, जैसे OA तो किसके, OA की हो रही है, AB किसकी हो रही है, AC की हो रही है, OB किसकी हो रही है, OC की हो रही है। लेकिन वो बताना होता है कि यार OB और OC तो त्रिज्या थी, ये 90 डिग्री था, ये उभयनिष्ठ। ठीक है, ये अपना सिद्ध करने वाला प्रश्न था, आपको ज्यादा लॉन्ग लेने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत सरल था ये, कोई बात नहीं। आगे देखिए, चलो 16वां हमने सिद्ध कर दिया है। अब इस खंड का एक 17वां प्रश्न बचा है, देखिए प्रश्न नंबर 17। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में तो माध्य पूछा है, तो माध्य के लिए वापस दिमाग लगाओ, आपको दो लिस्ट दी है, एक तो x वाली और एक f वाली। ठीक है ना, एक तो x वाली दी है, एक f वाली दी है। चलिए x वाली में लिखा है उसने 5 6 7
8 9 10 11, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11। और एफ में लिखा है उसने 5 8 9 12 6 6 4, ठीक है। अब देखिए जो समांतर माध्य पूछा है इसने, माध्य दोनों को गुणा करो, f into x, f into x गुणा कराएंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 6 को 8 से करेंगे 48, 9 को 7 से करेंगे 63, 12 को 8 से करेंगे 96, 9 को 6 से करेंगे 54, 10 को 6 से करेंगे 60, 11 को 4 से करेंगे 44। अब एक तो f को जोड़ना है सिग्मा f, और एक इसको जोड़ना है सिग्मा fx को, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, 10 28, 28 9 37, 37 8 45 5 50, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 5 8 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 4 26, 26 4 30 की सीमा से लगी 3, 3 2 5 4 9 6 15, 15 9 24 और 5 29 और 6 35 4 39, 390। गलती नहीं हो इसके लिए आप एक बार और जोड़ के देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 390 के बटे कितना करेंगे हम 50, 0 0 काट दो, 39 से 5 काट दो तो 5 7 35, 4 बच गए, पॉइंट लगा दो 40, 5 8 40, तो 7.8। मतलब जो पहला क्वेश्चन था ना 17वां का, माध्य माध्य x बार बराबर अपना आंसर रहेगा इसमें 7.8, कहने का मतलब 390 के बटा 50 आएगा, ठीक है। इसमें अथवा हो रहे देखिए, अथवा में उसने क्या कहा है कि दिया तो माध्य ही है लेकिन इसने इसमें p का मान पूछा है। अब जैसे किसी छात्र ने अगर इसको किया है तो बता देते हैं, देखिए वैसे अपने पास दोनों विकल्प चल रहे हैं क्योंकि कई छात्र कई बार देखने पे ऐसे हो जाते हैं कि गुरुजी मेरी आंसर की में अगर इसका होता तो मेरे को पता लग जाता कि मेरे कितने नंबर आएंगे, मेरे सही है गलत है, ठीक है ना। तो मैं दोनों ही बताता हूं, x और f वाला भी, इसको भी दे देते हैं अथवा वाले को। अब अथवा वाले में क्या है, थोड़ा ध्यान देना अथवा वाले में कि माध्य हमको 7 दे दिया उसने, ठीक है। अब माध्य 7 दे दिया है पहले ही ऑलरेडी, तो वो p का मान पूछ रहा है। तो x का मान उसने दिया है 2 5 p 9 10, ठीक है। और इधर आ जाओ, f दिया है 1 5 4 7 3, और माध्य उसने बताया है आपको 7, ठीक है ना। मतलब वो माध्य जो x बार बराबर हम करते हैं उसको आपको यहाँ ऑलरेडी पहले ही बता दिया उसने 7 है भैया ये, फिर सिग्मा fx बटा सिग्मा f का सूत्र लगा लेना, आप जो आता है वो कर लेना। आप गुणा कराएंगे इन दोनों को, चलिए 2 1 2 50 25, और p को 4 से करेंगे 4p। अब इस 4p को गोला बना दो, ये जुड़ेगा नहीं, इस पे अलग रहेगा, 9 7 63 और 10 दिया 30। चलो जोड़ते हैं, एक तो f को जोड़ना है इधर से इधर, ठीक है ना। हाँ f को जोड़ना है, ठीक है। चलो f को जोड़ते हैं, तो f को जोड़ो तो हुए 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 7 17 3 20, ठीक है। और इधर इसको जोड़ो, इसको जोड़ते हैं तो अंग्रेजी को मत जोड़ना, 25 और 2 27, 27 और 3 30, 30 और 60 90, 90 और 3 120, 120 प्लस 4p। देखो ये जो आया है सिग्मा fx ऊपर वाला, वो तो अपना ये रहा 4p प्लस 120, ठीक है। पहले अंग्रेजी लीजिए फिर बाद में ये ले सकते हैं। नीचे आ जाओ, कितना आया है 20, और समांतर माध्य बराबर में कितना दिया है 7, इसके लिए गुणा करो, ठीक है। तो 4p प्लस 120 बराबर 20 7 140, तो 4p बराबर 140 में से 120 कम कर दो तो 20 हो गए, तो 4p बराबर 20 का मतलब p बराबर 20 में 4 का भाग दे दो, 4 पंजे 20, इसका मतलब p का मान 5 आएगा। देखिए इसमें p का मान होगा 5 अगर आपने किया। तो अपना ये खंड से भी कंप्लीट हो गया है। खंड से में 3 नंबर के प्रश्न थे, थोड़ा सा एक बार एक मिनट के लिए देखिए। 14वां प्रश्न ये रहा, SN बराबर 285 आया था, और अथवा में 3273 आया था। 15वां प्रश्न में ये 3 आए थे अपने, और अथवा में ये आया था, ठीक है। और 16वां सिद्ध करने वाला था ही, और 17वें में माध्य में तो 7.8 आया और p का मान 5 आया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अपना लास्ट जो खंड है वो है अपना खंड है, उसमें और थोड़ी मेहनत, ठीक है। देखिए अब अपना लास्ट जो खंड द है, खंड द में देखो
ये प्रश्न मतलब 4 नंबर का प्रश्न है, तो 3 प्रश्न आते हैं इसके अंदर। तो खंडन में 18 प्रश्न देखिए, ये लिख रखा मैंने कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखिए, माना बड़ी संख्या तो क्या है x, माना बड़ी संख्या को x मान लो और छोटी संख्या को क्या मान लो y, ठीक है, मान लिया हमने। अब इसने पहली शर्त कही है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर बराबर कितना है 180। ये अपना फर्स्ट समीकरण हो गया। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या का वर्ग करो x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग करो y स्क्वायर, दोनों में से अंतर देखें तो 180। आगे देखो क्या कहा उसने, यदि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y थी तो y का वर्ग बड़ी संख्या x का 8 गुना 8x, ठीक है। इसने कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो छोटी संख्या y, y का वर्ग y स्क्वायर, बड़ी संख्या x, x का 8 गुना 8x, तो इसका y स्क्वायर बराबर 8x। ये अपना सेकंड समीकरण हो गया। अब डायरेक्टली आप इसको y स्क्वायर बराबर 8x रख दो, इसको हल कर दो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह कितना रख दो आप 8x, ठीक है। उसे 180 को इधर ले आओ तो माइनस 180 हो जाएगा और बराबर 0। बताओ a बराबर 1, b बराबर -8 और c बराबर -180, ठीक है। चलिए हल कर देते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं पहले, तो d बराबर द्विघात का जो देखना है, या तो हम उसको गुणनखंड से कर सकते हैं, गुणनखंड में आप ज्यादा लॉजिक होंगे ना, इसलिए चलो b की जगह हमने मान रख दिया -8, ठीक है। -8 का स्क्वायर करो 4, a की जगह 1, c की जगह -180, 8 का 64 और माइनस माइनस प्लस 1875, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 784, 784 का अंडर रूट निकालेंगे तो 28, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2, ठीक है। तो माइनस बी, बी का मान है -8, तो 8 हो गया वो, तो प्लस माइनस और ये हो गया अपना 28 और बटा में 2, ए का मान 1 है तो 2 रहेगा। एक बार जोड़ दो 28 में 8 तो 36, 36 में 2 को भाग देंगे तो 18, ठीक है। और एक बार घटा देंगे तो ऋणात्मक आएगा वो -20, तो -10 आएगा ऋणात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो इसका मतलब अपनी बड़ी संख्या जो है वो है 18 और छोटी संख्या अपनी होगी 10। अब आप वर्ग करके देख सकते हैं, 18 का वर्ग करिए, 18 18 कितना होता है, 18 18 करो 324 और 10 10 4 2, ठीक है। तो 224 कहने का मतलब बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, चलो 784 से 28 का वर्ग होता है, एक बार और देख लो। तो इकाई का अंक 4 है तो 8 के वर्ग में आ सकता है, सही है। तो 25 725 हो जाता है, तो सही है 28 का वर्ग होगा। अब 28 में एक बार तो जोड़ा 8 आपने, तो 36 हो गए, 36 दो बचे तो 18 हो गए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, उसने कहा माइनस का प्रयोग करो, तो यहां भी अपने माइनस का 10 हो गया, क्योंकि 28 में 60 गए तो -10 हो गए, -10 -20 हो गए, -20 में 2 को भाग देंगे तो 10 आ गया माइनस, ठीक है। चलो 18 18 का ये जो अपना वर्गों का अंतर है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई वर्गों का अंतर करने के लिए क्या करेंगे। तो इसको अब हमने यहां हल किया, देखो ये रहा 18 का, ये रहा y स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 8x का मतलब हो गया है 8x की जगह रख दो 18, ठीक है। तो 18 144, 144 का अंडर रूट करो y बराबर 12। तो बड़ी संख्या 18 है, छोटी संख्या 12 है, क्योंकि हमने यहाँ ऋणात्मक आई थी तो ऋणात्मक हो नहीं सकता। अगर आप धनात्मक मान भी लो गलती से, जैसे आपने सोच लिया कि यार बड़ी संख्या 18 छोटी संख्या इसको मान लो, तो गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको करके दिखाया 18 18 324 -10 10 100, तो 224 बच रहा, वो तो 180 था, तो गलत था ना। इसलिए मैं साबित करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना होता है, ये समीकरण y स्क्वायर और 8x है, इसमें x का मान जो प्लस में आया है उसको रखना है। तो 18 8 144 हो गया, 144 को y स्क्वायर बराबर 12 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारी बड़ी संख्या तो 18 है और छोटी संख्या है 12, ठीक है। बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। अब चाहे आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बड़ी संख्या 18 है, इसका स्क्वायर करो, छोटी संख्या 12 है, इसका स्क्वायर करो, 18 18 324, 12 12 144, घटा दो 180, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रश्न 18 है, अगर किसी ने ऊपर मैंने क्वेश्चन किया है तो उसमें आपको एक तो बड़ी संख्या तो 18 और छोटी संख्या होगी 12, ठीक है। तो आगे बात
अथवा में क्या दिया है आपको, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया है। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब भी दे तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो उल्टा सरल होता है, क्योंकि हमको पता है कि पहला पूर्णांक x होता है, अगला पूर्णांक x + 1 होता है, इनके वर्गों का योग करो तो इनके वर्गों का योग कितना दिया, 365। ये अपने किताब वाला प्रश्न ऐसे कैसे माना कि एक तो है x और एक x + 1, दोनों को वर्ग करते हैं। चलो x का वर्ग x² होता है, और इसका करो पहले पद का वर्ग करो, दूसरे पद का वर्ग करो, सबको 2 से गुणा करो, बराबर 365। सही है। x² जोड़ेंगे तो 2x² प्लस 2x और प्लस 1 और उसको इधर ले लो माइनस 365। ठीक है, बराबर 0। तो 2x² बराबर 2x और माइनस के 364 बराबर 0। तीनों पद 2 से कट सकते हैं, तो x² प्लस x और माइनस 2 एकम 2, 1 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कर लो a बराबर तो 1, b बराबर भी 1 और c बराबर माइनस 182। जब c का मान माइनस में होता है तो हम जो b² माइनस 4 ऐसे करते रहिए, उसमें जैसे 1 का तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4, 1 की जगह 1 और c की जगह 182। ठीक है, गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 3 7 प्लस 1 जोड़ दो 729। अब 729 किसका वर्ग किसका होता है वो ध्यान रखना। ठीक है, और मैं तुम्हें सिखाता हूं आज आपको कैसे निकालते हैं। जैसे 729 आया है, ठीक है, डी का मान। अब हमको ये पता लगाना है, क्योंकि वहां पर जब हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी करेंगे और बटा में 2 ही लिखेंगे, तो डी की जगह 729 लिखेंगे, तो उसको तो निकालना तो पड़ेगा ना हमको। तो देखो क्या करते हैं, सीधा तरीका सिखाता हूं आपको। वैसे तो कईयों को याद होता है, जैसे मैंने कहा था 30 तक तो आप मिनिमम याद रखो, लेकिन मान लो कोई नहीं जानता है तो कैसे दिमाग लगाएंगे। अब यहाँ आप पहले तो इकाई का अंक देखेंगे। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, 9। 9 किसके वर्ग में आते हैं, या तो 3 के में या और किसके में आते हैं, 9 किसके में आएंगे भाई। अरे पूरी लिस्ट आपको सिखाई थी कीर्ति वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें किसमें 9 आता है, तो एक तो 3 के में 3 दिया 9, और आ जाइए एक 7 के में 7 7 49। तो इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में क्या क्या 9 आ सकता है, तो या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है इकाई का। तो या तो हम 3 के फैसले पे पहुंचे या 7 के फैसले पे पहुंचे। ठीक है, हमेशा यहां से दो संख्या छोड़ दीजिए, दो संख्या छोड़ दोगे तो कितना बचा, केवल 7। अब काय के वर्ग से कम होना चाहिए, जैसे 2 2 4, 3 3 9 तो ज्यादा हो गया ना, तो 2 2 4 तो मतलब 2 लेंगे, या तो 23 आएगा या 27 आएगा। ठीक है, इसका फैसला बीच वाला 23 से 24 27 में 25 वाला ले लो, 25 का 725 हम याद है सब, तो 725 से तो ज्यादा है ना ये, इसका मतलब 27 आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या किसी को भी एक को गुणा करा कर देख सकते हैं। चलो अब बात तो आंसर की हो रही है, इसलिए कर रहे हैं हम तो ऐसा। ठीक है, चलिए माइनस और b का मान 1 है, तो -1 प्लस माइनस कितना है, 27 और बटा में 2। ठीक है, ये का मान 1 ही है, तो एक बार तो जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, क्योंकि -1 हटाएंगे उसमें से तो 13 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार घटाएंगे तो वो तो माइनस के 28 हो गए, बटा में 2 लगाएंगे तो माइनस के 14 आएंगे। तो ऋणात्मक नहीं होगी, यहां हो सकता है कि लगातार, क्योंकि अब जैसे हमारी प्लस वाली 13 आई है, तो गुरुजी अगली 14 हो जाएगी ना, क्योंकि लगातार पूछ रहे तो वहां तक जाएगी, वहां वर्ग वाली समस्या नहीं होगी। यहाँ तो क्रमागत थी, तो इसलिए एक 13 होगी, एक 14 हो जाएगी। इसमें एक तो 13 हो जाएगी और एक 14 हो जाएगी। अगर किसी ने ऊपर वाला किया है तो 18 और 12, और नीचे वाला किया है तो 13 और 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 सिर्फ वही सिद्ध करने वाला आ गया है। देखिए, अब सिद्ध करने वाले मैटर को तो मैं यहां बता देता हूं। देखिए एक बार सिद्ध करो वाला है। ठीक है, तो सिद्ध करो वाले में देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और आना चाहिए 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए लघुत्तम ले लीजिए पहले, तो दोनों लघुत्तम आएंगे, 1 प्लस साइन थीटा भी आएगा लघुत्तम में और 1 माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ तो प्लस वाला कट गया तो कौन बच गया, माइनस वाला। ठीक है, उधर ध्यान दीजिए, इधर माइनस वाला कट गया तो कौन बचा, प्लस वाला। ठीक है, चलिए दोनों में ध्यान दिमाग लगे, ये माइनस का साइन ये प्लस का साइन कट गया और एक और एक जुड़ गया, तो एक और एक जुड़ के कितना हो गया, 2। नीचे ध्यान दीजिए, जब ऐसी स्थिति होती है एक तरफ एक प्लस साइन एक माइनस साइन, तो एक को एक से गुणा करते हैं और
चिन्ह को चिन्ह से करते हैं माइनस, साइन को साइन से करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तुरंत दिमाग लगा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ही बदल जाता है, ये बदल जाता है उसी कोस स्क्वायर थीटा में। तो 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा का ही बदल जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये लो, बस इतना सा करना है। लघुत्तम लेना है, लघुत्तम ले लिया तो यहाँ तो 1 प्लस sin से प्लस sin कटेगा तो 1 माइनस sin वाला 1 से गुणा तो कैसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस वाला कट गया तो 1 प्लस वाला हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का कट जाएगा sin, 1 करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो नीचे 1 को 1 से गुणा किया 1, चिन्ह को चिन्ह से किया माइनस, sin को sin से किया sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का ही बदल गया cos स्क्वायर थीटा में, तो 2 बटा cos स्क्वायर थीटा का ही बदल जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हो गया अपना मेन क्वेश्चन। अब इसमें अथवा और दिया है, इसमें अथवा और दिया है, अथवा वाले क्वेश्चन को ध्यान देना, अथवा वाला क्वेश्चन दिया है इसमें sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा साथ में लिख दी बड़े, ठीक है, आगे आ जाओ cos क्यूब थीटा और प्लस tan थीटा और sin थीटा, और फिर बराबर में इसने दिया है, आना चाहिए भैया sec थीटा। ठीक है, तो आपको देखो उसको देखना है, इसको दिमाग से यहां से यहां तक। पहले तो आप ये सोचो कि भाई ये सवाल इतना बड़ा दिया गया, आना एक छोटा सा sec थीटा चाहिए, तो आप खाली क्या दिमाग लगाएंगे, पहले तो ये करो कि एक काम करो, अगर sin स्क्वायर थीटा के साथ यहाँ cos स्क्वायर थीटा अगर ये स्क्वायर में हो जाए तो एक मान हो जाए, इसको काट दे, एक तो निकल जाए, गुणा में कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आप दिमाग लगाओ, पहले तो कॉमन ले लो, पहले मतलब किसको ले लो कॉमन, cos को, ठीक है, ऊपर वाले को ध्यान देना, तो यहाँ तो sin स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसके फर्क पड़ जाएगा, हट जाएगा, ये तो कट गया नहीं इससे, प्लस, और यहाँ से भी ये काटो तो कितने रह जाएंगे स्क्वायर, ठीक है, आगे प्लस, और वो tan थीटा नहीं कर सकता, sin थीटा नहीं कर सकता, ऐसे कैसे, ठीक है। चलिए, तो cos थीटा हो गया ये, अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, ठीक है, तो cos थीटा को 1 से गुणा करके cos थीटा आ जाएगा, ऐसे कैसे, प्लस इधर जाता है, ये tan थीटा sin थीटा है, तो tan थीटा को खुद को बदलो गुणा में, ये tan थीटा का बदल जाता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, और आगे गुणा में ऐसे कैसे sin थीटा है, यहां केवल sin थीटा को ऐसे कैसे रखा है, इसको बदला है, ठीक है। अब sin को sin से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे कौन है cos थीटा। अब चलो इसके साथ जोड़ने में, तो इसके नीचे एक मान लो, तब ले लो क्या आ जाएगा cos थीटा, तो यहां ये कहते हो cos को cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और cos से cos कट गया तो sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, नीचे cos थीटा है, तो इसका मतलब 1 बटा cos थीटा का ही बदल जाएगा sec थीटा में। पहले मतलब पहले कॉमन लिया cos, तो sin स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, ये कट गया, यहां से भी एक कम हो गया तो स्क्वायर हो गया, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो cos रह गया, ये इधर tan को बदला sin बटा cos, sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर थीटा बटे cos, cos लघुत्तम ले लिया तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर हुआ, इसका मान 1 हो जाता है, 1 बटा cos sec निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये 1900 प्रश्न हमारा सिद्ध करने वाला, अगर किसी ने किया हो तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये, ठीक है, इसको आप पहले भी बदल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो 19वां प्रश्न हमारा सिद्ध करने वाला था, जो मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है, ठीक है। अब अपनी आखिरी और लास्ट मेहनत बच रही है, अब 20वां प्रश्न, ठीक है। 19वां प्रश्न मैंने सिद्ध करने वाला था, क्योंकि आंसर नहीं आया इसका, ये हमने इसको सिद्ध करने के रूप में कर दिया है, ठीक है। अगर सिद्ध करने वाला मैंने जैसे किया है वैसे किया होगा तो नंबर सही है, और नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। 20वें की बात करते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, एक तो माध्यक है ऑप्शन पहला, तो माध्यक की बात करते हैं, तो देखो क्या आंसर आने वाला है, माध्यक को एक बार देखो, जैसे वर्ग अंतराल हमको दिया गया है, ये तो मैंने बहुत बड़े तरीके से सिखा दिया आपको, 7 से 17 मेरे वीडियो में देख लेना आप, उसमें आपको ये बहुत बढ़िया रूप में मिल जाएगी बहुलक माध्यक, ये खूब आराम से सीखो उनको। लेकिन ये क्या है कि केवल एक बच्चों के लिए बताया गया है कि गुरुजी हमको जैसे बोर्ड का हमने पेपर दे दिया था, तो क्या हम हल कर सकते हैं, क्या किस तरीके से हमारा आंसर आना चाहिए था, किस तरीके से नहीं आया है, तो वो पता लगाने के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये प्रश्न हमको दिया गया है, ये प्रश्न हमको माध्यक के लिए दिया गया है, मैं तो शॉर्टकट ला आपको आंसर बताता हूं, ठीक है। तो पहले सीएफ याद करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। तो 22 का तो 22, ठीक है, 22 में 18 जोड़ेंगे, 22 में 18 जोड़ते कितने हो जाएंगे 40,
n बटा 2 का मतलब 100 के बटा 2 करेंगे, ठीक है, 100 के बटा 2 करेंगे तो 50, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी CF देखेंगे, बताओ 50 से ठीक बड़ी CF कौन मिल रही है, 40 वाली है 60 ये, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये L का मान हो गया, ये F का मान हो गया, CF इससे ऊपर वाला, ठीक है। चलिए सूत्र पे आते हैं। अपना सूत्र होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H, ठीक है। L की जगह तो हो गया 27 प्लस n बटा 2 हमने 50 कर लिया, 50 में से CF घटाना है 40 और F का मान 20 और गुणे में देखिए अंतर कितने का चल रहा है, नमस्कार कर लीजिए, 17 के साथ गया तो 10, ठीक है, 50 में 40 गया तो ऊपर 10 और नीचे 20 और गुणे में 10, 10 से काट दो 20, 2 से काट दो 10, 5 में 27 जोड़ दो, 27 में 5 जोड़ दो 32, तो इसका मतलब अगर माध्यक किया है भाई आपने तो 32, माध्यक 32 होगा इसमें, ठीक है। अगर आपके 32 आंसर आया है तो सही है, अगर 32 नहीं आया है तो गलत है। अब अपना आखिरी एक अथवा बोल रहे हैं, क्योंकि कई छात्रों ने कि गुरुजी ऊपर माध्यक है नीचे बहुलक है, क्या हम बहुलक नहीं कर सकते क्या, तो बहुलक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप बहुलक और नीचे अथवा वाला देखिए बहुलक में क्या आंसर आएगा। बहुलक के लिए वर्ग अंतराल दिए गए 2 से 11, 11 से 20, 20 से 29, 29 से 38 और 38 से 47, उधर घुमाया नहीं है ज्यादा इतना, ठीक है। और ये दे दी 15, 16, 17, 12 और 13, ठीक है। तो देखिए भाई ये तो वर्ग अंतराल हो गया और ये अपना f हो गया, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा कोण है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बहुलक के लिए सबसे बड़ा कोण है इसमें 17, इसको अंडरलाइन कर लिया, तो ये L का मान हो गया, ये अपना F1 हो गया, ये F0 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है। चलो तो सूत्र लगाते हैं L प्लस F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में L, सही है। चलिए L की जगह कितना लिख लेंगे हम, L की जगह कितना लिख लेंगे हम 20, ठीक है, ये लिख लेते हैं, चलो L की जगह 20 प्लस F1 माइनस F0, यहीं देखो 17 में से 16 घटा दीजिए 1 बचेगा, ठीक है, नीचे ला लीजिए 17 का गुणा कीजिए, 17 दूनी 34, 34 में से दोनों को घटा दो 16 और 12, 16 और 12 28 घटा दो 34 में से तो 6 बच गए, गुणा में h का अंतर कितने का 11 में से हो गया तो 9, 20 में से 11 गया तो 9 है, ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 बटा हो गई 6 और प्लस में हो गया 20। अब या तो भाग दे के कर लो या तो तुम कर लो, चलो भाग दे के करते हैं या चलो 20 और 9 में 6 का भाग देते हैं, चलो 6 एकम 6, ठीक है, 3 बच गए, पॉइंट लगा दो 6 5 30, ठीक है, 1.5 प्लस 1.5 कर दो 20 में तो 21.5, वो कैसे कर लो आप, तब तुमने के लिए मैंने तरीके सिखाया है किया होगा तो फिर सही है, मतलब आपका आंसर आएगा क्या पूछ रही है बहुलक होगा अपना 21.5। ये देखिए अपना ये बोर्ड का एक पूरा मैटर मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। देखिए ये अपने बड़े प्रश्न है, उनके आंसर की थोड़ा सा एक बार देख लो, दोहरा देता हूं मैं, अगर जिसने भी किया है 18वें प्रश्न में अगर ऊपर वाला क्वेश्चन किया तो 18 तुम्हारा है और अगर अथवा वाला किया तो 13 और 14 है, ठीक है। प्रश्न 19 सिद्ध करने वाला था, ये भी दिखाया था मैंने, और प्रश्न 20 में माध्यक 32 और बहुलक 21.5 आएगा, ठीक है। देखो मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने अभी तो ये पेपर सॉल्व करवाया, आगे आपको प्रश्नावली देखने को मिलेगी, इसके अलावा मैं आपको कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना, वो हम जब चालू करेंगे आपको बता देंगे, तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।